जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एमपीपीसीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपदा प्रबंधन की पहली वीडियो आपको मिल चुकी है और ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे आपदाओं के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के प्रमुख पहलू। ठीक, तो आपदाओं के न्यूनीकरण और प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं में तीन प्रमुख पहलू हैं। पहला प्रकोप विश्लेषण, दूसरा सुभेद्यता और तीसरा जोखिम विश्लेषण। अब बात आती है प्रकोप विश्लेषण की। क्या होता है प्रकोप विश्लेषण? तो किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक आपदाओं के सफल प्रबंधन व न्यूनीकरण के अंतर्गत उस क्षेत्र में घटित होने वाले प्रकोपों के इतिहास तथा प्रकोपों के भविष्य में घटित होने की संभावना का विश्लेषण किया जाता है। तो जो पहले घटित हो चुके हैं उनका भी और जो जिनके घटित होने की संभावना है इनका भी, दोनों का ही विश्लेषण किया जाता है प्रकोप विश्लेषण के अंतर्गत। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सुभेद्यता विश्लेषण। क्या होता है सुभेद्यता विश्लेषण, ये देखते हैं। सुभेद्यता विश्लेषण, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम पर्यावरण विज्ञान के अनुसार देखें तो आपदा के प्रति किसी क्षेत्र विशेष वह वहां के लोगों की दुर्बलता तथा उसके प्रभाव का होना ही क्या है, सुभेद्य विश्लेषण है। यानी वहां के लोग, जो क्षेत्र है और लोगों के ऊपर कितना सुभेद्य है कोई भी प्रकोप या आपदा, इसका विश्लेषण किया जाता है इसमें। ठीक, अगर हम आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन जो कि 2005 में हुआ था, उसके द्वारा दी गई परिभाषा को देखें तो सुभेद्यता एक स्थैतिक प्रक्रिया न होकर एक गतिक प्रक्रिया होती है जो किसी आपदा द्वारा होने वाली क्षति की संभाव्यता में परिवर्तन करती रहती है। अर्थात क्षति का परिणाम घटता बढ़ता रहता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर आपदा मजबूत है, घनी बसावट वाले क्षेत्रों में आई है तो आपदा की इंटेंसिटी अधिक होगी। अगर ऐसी जगह पे आई है जहां कम लोग रहते हैं तो वहां प्रभाव कुछ कम होगा, लेकिन नुकसान तो होना ही होना है। तो आपदा का प्रभाव घटता बढ़ता रहता है, ये स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है। इन तत्वों तथा कारकों में निम्नलिखित पहलू हैं जो कि आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन 2005 में जो हुआ था उसमें बताया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। प्रकोप या आपदा का नाम, किस प्रकार की आपदा या प्रकोप आई है, जैसे चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा। ठीक, किस जगह पे आई है, स्थानीय इकाई किस क्षेत्र विशेष में आई है। दूसरा, किस प्रदेश में आई है या किसी देश में आई है। सुभेद्य समुदाय किसको प्रभावित किया है, वो मानव समुदाय है, वनस्पति समुदाय है, जंतु समुदाय है या कोई सूक्ष्म जीव समुदाय है। ठीक, आपदा की गति क्या है, त्वरित आगमन वाली आपदा है जैसे सुनामी, भूकंप। मंद गति से आने वाली आपदा है जैसे सूखा, समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी। आपदा की अवधि क्या है, अल्पकालिक घटना परंतु शीघ्र प्रभाव वाली जैसे सुनामी, भूकंप। ठीक, दीर्घकालिक मंद परंतु व्यापक प्रभाव वाली जैसे बाढ़ और सूखा। ठीक, इसके अलावा भौतिक संरचनाओं के पदार्थों की प्रतिरोधात्मकता, क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के भवन जैसे कि पहाड़ी ढाल, बाढ़ मैदान, निचले तटीय क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इसके अलावा पुल, सड़क, रेल लाइन की प्रतिरोधात्मकता क्या है, इस पर विश्लेषण किया जाता है। अब बात आती है जोखिम विश्लेषण की। तीन पहलू थे, तीन प्रमुख बिंदु थे, दो हो गए और तीसरा है जोखिम विश्लेषण। तो ध्यान रखिएगा, समाज के विभिन्न पक्षों जैसे कि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि पर किसी
विशेष प्रकोप के पड़ने वाले संभावित प्रभाव, दुष्प्रभाव को आपदा जोखिम कहा जाता है। और जोखिम का विश्लेषण प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का एक प्रमुख पक्ष है और इसके अनेक पहलू हैं। देखते हैं एक एक करके इन पहलुओं को। इनके पहलू हैं जोखिम का निर्धारण, जोखिम बोध और उसका आकलन, जोखिम सूचना, जोखिम की अनुक्रिया और जोखिम बचाव, जोखिम न्यूनीकरण। ठीक, ये प्रमुख पहलू हैं जोखिम विश्लेषण की। ठीक, अगर जोखिम आकलन की प्रक्रिया सामान्य निम्न अनुक्रम में संचालित की जाती है, जोखिम आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो निम्न क्रम में संचालित की जाती है, वो देखते हैं। अनुक्रम में सबसे पहला है खतरा विश्लेषण। इस अनुक्रम में सबसे पहला है खतरा विश्लेषण। तो ध्यान रखिएगा खतरा विश्लेषण में किया क्या जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में खतरे की स्थिति क्या है, खतरे की आवृत्ति क्या है, खतरे की समय अवधि क्या है, खतरे की गंभीरता क्या है, इन जैसे मामलों पर सूचना खतरा विश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी क्षेत्र में अगर खतरा आ रहा है तो स्थिति क्या है, कोई खतरा आ रहा है तो या प्रकोप आ रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या है, कितने समय के लिए आता है, कितना गंभीर है, इसके लिए सूचना अत्यधिक आवश्यक है। और निश्चित अवधि में सभी खतरों के संबंध में जोखिम का आकलन जहां तक संभव हो किया जाना चाहिए। तो ये आता है खतरा विश्लेषण में। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इस क्रम में क्षमता विश्लेषण। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, खतरनाक आपदाओं का सामना करने तथा उनसे उबरने के लिए संसाधन का या क्षमताओं का आकलन या विश्लेषण किया जाता है क्षमता विश्लेषण में। किसी भी आपदा के आने पर, ठीक, उससे उबरने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है, हमारी क्षमता क्या है, इसका आकलन किया जाता है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं आपदा की तैयारी। आपदा की तैयारी का स्तर और स्वरूप। अब इसमें क्या किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले घरेलू तैयारी की बात की जाती है। ठीक, सबसे पहले आपदा तैयारी के स्तर और स्वरूप की जहां तक बात है तो इसके निपटने के लिए सबसे पहले घरेलू तैयारी। अब घरेलू तैयारी के अंतर्गत प्रत्येक घर के, प्रत्येक परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, और इनको निपटने के लिए तैयार किया जाता है। तो प्रत्येक घर के प्रत्येक परिवार, एक एक घर में कई कई परिवार रहते हैं, तो सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है इसमें। इसके बाद है संगठनात्मक तैयारी। संगठनात्मक तैयारी, संगठनात्मक तैयारी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, संगठनात्मक तैयारी के अंतर्गत में इसमें पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्रों को गैर सरकारी संगठनों के साथ सम्मिलित कर दिया जाता है। अगर हम आपदा की तैयारी की बात कर रहे हैं तो पहले तो हो गई घरेलू स्तर पे, दूसरा हो गया था संगठनात्मक स्तर पे तैयारी, और संगठनात्मक स्तर पे तैयारी की अगर बात करें तो इसमें पब्लिक, प्राइवेट क्षेत्र को गैर सरकारी संगठनों के साथ सम्मिलित किया जाता है। ठीक, आगे है समुदाय स्तर पे तैयारी। आगे है समुदाय स्तर पर तैयारी। अब ध्यान रखिएगा, समुदाय स्तर पे अगर तैयारी की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष के सभी समुदायों, जैसे कि मछुआरा समुदाय है, कृषक समुदाय है, आज सभी को आपदा का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, सभी समुदाय को। ठीक, इसके बाद आता है शासकीय आपदा तैयारी। देखिए, इसके अंतर्गत निम्न स्तरों पर तैयारी करने का काम क्या है, जैसे ग्राम के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, विकास खंड के स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा केंद्र के स्तर पर तैयारी की जाती है आपदा से निपटने के लिए। अब देखिए आपदा चेतावनी प्रणाली। अगर हम आपदा चेतावनी प्रणाली की बात करें तो आपदा चेतावनी प्रणाली की जहां तक बात है, आपदा चेतावनी प्रणाली की जहां तक बात है तो इसके अंतर्गत किसी भी आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के मानव समुदाय को संभावित आपदा के
विभिन्न पक्षों के अंतर्गत अवगत कराया जाता है, उसके विभिन्न पक्षों को अवगत कराया जाता है। ठीक, तो आपदा चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत किसी भी आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के मानव समुदाय को संभावित आपदा के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जाता है। यानी बाढ़ है तो बाढ़ के विभिन्न पक्ष क्या है, सूखा है तो सूखा के विभिन्न पक्ष क्या है, भूकंप है तो उसके विभिन्न पक्ष क्या है, तो इन सबसे अवगत कराया जाता है। आपदा चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत पूर्व चेतावनी की आधुनिकतम तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत नए आधुनिकतम तकनीकों को शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए इसके जो आधुनिकतम तकनीकें हैं, जो इसके संगठक है, एक एक करके देखा जाए कि क्या क्या अपनाया जाता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले ट्रेस संकेतक, ठीक, इसके अंतर्गत संभावित आपदा की प्रकृति, उत्पत्ति के स्रोत, गति, परिणाम, प्रचंडता, समय आदि होते हैं। तो ये इसको ट्रेस संकेतक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद पूर्व चेतावनी साधन क्या है, रडार, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, लाउड स्पीकर, इंटरनेट आदि हैं। ठीक, पूर्व चेतावनी के तत्व, आपदा को चिन्हित करना, चेतावनी और चेतावनी का संप्रेषण प्रक्रिया तथा त्वरित पुनरीक्षण शामिल किया जाता है पूर्व चेतावनी तत्व के अंतर्गत। आपदा चेतावनी केंद्र, आपदा चेतावनी केंद्र बनाए जाते हैं, जैसे स्थानीय स्तर पर केंद्र बनाए जाते हैं, प्रादेशिक स्तर पर केंद्र बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र बनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक, अब आपदा न्यूनीकरण, बात आती है आपदा न्यूनीकरण की, तो ध्यान रखिएगा आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दो मूल उपागम है। टॉप डाउन आपदा न्यूनीकरण उपागम, टॉप डाउन आपदा न्यूनीकरण उपागम। अभी क्या होता है टॉप डाउन आपदा न्यूनीकरण उपागम? तो जो यह उपागम है सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों पर निर्भर है। अब सरकारी संस्थाएं ऊपर से नीचे की ओर अपनी योजनाओं को लाती हैं, यानी योजना बनाई गई, कौन बनाया? ऊपर से अधिकारी बनाए और फिर नीचे लागू किया, तो टॉप डाउन आपदा न्यूनीकरण उपागम इसे कहा जाता है। ठीक, दूसरा है बॉटम अप न्यूनीकरण उपागम। ठीक, अब बॉटम नीचे से ऊपर, इसका मतलब सीधी सी बात है, इसमें सीधे सीधे जनमानस सम्मिलित हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इसे समुदाय आधारित उपागम भी कहते हैं। बॉटम अप आपदा न्यूनीकरण उपागम को समुदाय आधारित उपागम भी कहा जाता है। इसमें स्थानीय जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। बात क्लियर? तो ये दो उपागम है, एक टॉप डाउन आपदा न्यूनीकरण उपागम आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत, और दूसरा बॉटम अप आपदा न्यूनीकरण उपागम। टॉप डाउन में योजनाएं ऊपर से बनाई जाती हैं और फिर फॉलो करवाया जाता है, और बॉटम अप में नीचे से, यानी जनमानस, जो आपदा से प्रभावित है जनमानस, वो सीधे सीधे शामिल होता है इसमें। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ की जनता जिस जगह पे आपदा आई हुई है वो शामिल हो जाते हैं इसमें। आपदा उपरांत अवस्था, अब आपदा उपरांत अवस्था की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा आपदा प्रबंधन की आपदा के उपरांत की अवस्था किसी भी आपदा से प्रभावित समुदाय की आपदाओं द्वारा उत्पन्न त्रासदी, परेशानी, समस्या को झेलने की लोचकता का प्रतीक होती है। ठीक, इस अवस्था के अनेक चरण हैं। आपदा उपरांत अवस्था का जो इसमें है वो इसमें अनेक चरण हैं, एक एक करके इन चरण को हम देखते हैं। देखिए, पहला राहत कार्य, जहां आपदा आई है वहां के लिए राहत कार्य। आपदा के बाद आपदा पुनरुत्थान, आपदा के बाद आपदा का पुनर्वास, मतलब आपदा के बाद वहां के लोगों का पुनर्वास। ठीक, अब देखिए राहत कार्य में सहभागिता, बात आती है राहत कार्य में सहभागिता। तो राहत कार्य में व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक वर्ग एवं संगठन, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता
सभी स्तरों पर भागीदारी देखी जाती है। तो जब राहत कार्य की बात होती है तो सभी शामिल हो जाते हैं राहत कार्य में अपना हाथ बटाने के लिए, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। जहां तक आपदा पुनर्वास की बात है, तो आप पुनर्वास का अभिप्राय उन क्रियाकलापों से है जो आपदा पीड़ित को सामान्य स्थिति में लाने और नियमित सामुदायिक कार्यों में पुनः संबद्ध होने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है। ठीक, तो आपदा पुनर्वास क्या होता है? जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो पुनः अपने दैनिक दिनचर्या में आ जाएं, काम करने लगे, इसके लिए काम किया जाता है आपदा पुनर्वास के अंतर्गत। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। ठीक, एक सुनियोजित आपदा प्रबंधन योजना में 6 चरण होते हैं। पहला, आपदा का रोकथाम, आपदा का प्रभाव कम करना, आपदा से निपटने की तैयारी करना, आपदा आने पर कार्रवाई करना, आपदा राहत और पुनर्वास, और आपदा एवं विकास। तो ये 6 चरण होते हैं आपदा प्रबंधन योजना के, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए PRRP प्रतिरूप। ठीक, अब इसके अंतर्गत 4 चीजें शामिल की गई हैं। पहले से तैयारी, राहत जवाबी कार्रवाई, सामान्य जीवन पर लौटना और रोकथाम। यानी PRRP प्रतिरूप के अंतर्गत इन 4 चीजों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं नीतिगत संरचनाएं, तो ध्यान रखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के समय केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई और राज्यों में मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई, जिनसे आपदा के समय सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा ही सहायता राशि प्रदान की जाती है आपदा के समय। कब? स्वतंत्रता के समय ये व्यवस्था की गई। भारत सरकार ने आपदा जैसे विनाशकारी संकटों का सामना करने के लिए एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया है। ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से पहले भी तो कुछ व्यवस्था रही होगी, तो वो व्यवस्था, संस्थागत संरचना क्या थी, संस्थागत व्यवस्था क्या थी, पहले उन्हें देखा जाता है। ठीक, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम से पूर्व की संस्थागत संरचना क्या थी वो देखते हैं। तो प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी की स्थापना की गई थी। प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी, पूर्व में विद्यमान सूखा कमेटी का पुनर्गठन कर इसका नाम प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी रखा गया है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस संस्था के मुख्य कार्यों में आपदा पूर्व उपायों एवं आपदा रोकथाम को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका जो मुख्य कार्य है आपदा पूर्व उपाय एवं आपदा रोकथाम मुख्य कार्य है इसके। ठीक, इस संस्था के मुख्य कार्य आपदा पूर्व उपाय और आपदा का रोकथाम है। इसके बाद मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापना की गई। इस कमेटी का प्रमुख कार्य आपदा से प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। यही कमेटी सैंक्शन करती है कि किसी राज्य को कितनी
सहायता दी जानी है। इसका अध्यक्ष कृषि मंत्री होता है। इस कमेटी के तहत राष्ट्रीय विपदा आकस्मिक कोष की व्यवस्था की गई है। ठीक, नेक्स्ट है सुरक्षा कैबिनेट कमेटी। यह कमेटी नाभिकीय, जैविक, रासायनिक आपदाओं तथा आपातकालीन स्थितियों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी का वहन करती है। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी, ठीक, यह कमेटी समय समय पर आवश्यकता अनुसार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्देशित करती है। इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है तथा विभिन्न मंत्रालय, विभागों एवं संगठनों के सचिव इस कमेटी के सदस्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है संकट प्रबंधन ग्रुप। संकट प्रबंधन ग्रुप, इस ग्रुप का मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित योजना और कार्यों का पुनर्निरीक्षण एवं समायोजन करना है। इसका अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय राहत आयुक्त होता है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय राहत आयुक्त होता है एवं विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य होते हैं। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000 बाद की संस्थागत संरचना क्या है? वो 2005 के पहले की संस्थागत संरचना थी और अब देखिए 2005 के बाद की संस्थागत संरचना। ठीक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित हुआ। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कार्यों को अंजाम देने के लिए एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करने के अलावा इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, मंत्रालयों द्वारा शमन और बचाव के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है। यानी ये बहुत ही विस्तृत है। अधिनियम के अनुसार सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया, जबकि राज्य और जिले के स्तर पर विभिन्न सरकारों ने राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। इसके अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। ठीक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के प्रमुख पक्ष क्या क्या हैं। तो प्रमुख पहलू एवं प्रावधान ये देखते हैं। आपदा की रोकथाम तथा आपदा सुभेद्यता को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में कारपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ तथा संचार माध्यमों के साथ पारस्परिक क्रिया तथा तालमेल को सम्मिलित करना है। ठीक, पहली बात हो गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 की। दूसरी बात यह है कि राज्य एवं जिला स्तर पर, राज्य एवं जिला स्तरों तथा केंद्र सरकारों को प्रासंगिक विभागीय स्तरों पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्धारण। दूसरी बात हो गई भारतीय मानकों के अनुसार भवन निर्माण डिजाइन का अनुपालन। ये तीसरी बात हो गई। भूकंपीय क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 3, 4 और 5 में जीवन रेखा भवनों जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फायर स्टेशन के भवन, संचार नेटवर्क, प्रमुख प्रशासनिक भवन आदि का मूल्यांकन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आपदा रोधी बनाना। यानी ये जो बिल्डिंगें हैं जितनी भी, इनको आपदा रोधी बनाने की बात की गई। अब देखिए आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। देश में तैयार की गई इस तरह की ये पहली योजना है। ठीक, यह योजना सेंडाई फ्रेमवर्क, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित है। यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
सेंडाई फ्रेमवर्क के जो बिंदु हैं उनके 4 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें आपदा जोखिम का अध्ययन किया जाता है, आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना तथा आपदा का सामना करने के लिए की तैयारी करना। और चौथा है पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना शामिल है। ठीक, योजना में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय सहित प्रत्येक सरकारी स्तर पर भूमिका और दायित्व के विषय में भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, आगे है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा इसके बारे में बार बार बात आएगी धारा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया। ठीक, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया। इसका गठन निम्नानुसार होता है, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत अधिकतम 9 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक, अब इसके फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, वो देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य क्या है, तो देखिए, आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण करना, राष्ट्रीय योजना के अनुसरण में केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों द्वारा निर्मित योजनाओं का अनुमोदन करना। ठीक, राज्य योजना निर्मित करने हेतु राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को यह शक्ति है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो यह शक्ति दी गई है कि वे आपातकाल की स्थिति में उपयुक्त सभी या कुछ कार्य स्वयं निर्धारित कर सकेगा, किंतु उसका प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन अनिवार्य होगा। ठीक, आपातकाल में तो शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपदा के जो सदस्य उनके द्वारा अनुसमर्थन अनिवार्य है। इसके अलावा अब है परामर्शकारी समिति। अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक ऐसी परामर्शकारी समिति का गठन कर सकता है जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हो सके। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। ठीक, ये सीधे सीधे पार्ट आएगा एग्जाम में और इसमें समझाने का कुछ है नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उसके कार्य के निष्पादन में सहयोग देने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति का गठन इस प्रकार है, केंद्र सरकार में आपदा प्रबंधन का कार्य संपादित करने वाले मंत्रालय या विभाग का सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का। ठीक, कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल पूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, नगरीय विकास, जल संसाधन के सचिव तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। ठीक, इस समिति का अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति को भी बैठक में बुला सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति चाहे तो एक या अधिक उप समितियां भी गठित कर सकती हैं। इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों में से ही होना चाहिए। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय योजना क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
राज्य सरकार विशेषज्ञों, राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित ऐसे संगठनों से जो कि आपदा प्रबंधन करते हैं परामर्श करके आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी। ठीक, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के अनुसार राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय योजना को वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना के आधार पर केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग अपनी योजना निर्मित करेंगे। ठीक, इसी के आधार पर राज्य और केंद्र अपनी योजना निर्धारित करेंगे। अब है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अध्यादेश जारी करके एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी और इसकी संरचना आगे दी हुई है, देखते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होगा, यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली के संबंध में उपराज्यपाल प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे दिल्ली के संदर्भ में। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम 8 सदस्य इसमें हो सकते हैं, यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष मनोनीत करेगा सदस्यों को और केवल 8 सदस्य हो सकते हैं। राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष अर्थात राज्य का मुख्य सचिव इस प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। ठीक, विधानसभा वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी दिल्ली को छोड़ के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ही प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, यानी दिल्ली के लिए ही विशेष व्यवस्था कर दी गई है, वहां दिल्ली में एलजी अध्यक्ष होगा तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक अध्यक्ष होंगे। ठीक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष नामित करेगा, दिल्ली को छोड़ के की बात हो रही है। अब इनके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, देखिए। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपातकाल की स्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक या इन सभी कृत्यों के संपादन की शक्ति रखता है, किंतु केंद्र की तरह यहां भी किंतु राज्य प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन आवश्यक होगा। कार्य करने के बाद प्राधिकरण उसका समर्थन करना जरूरी है, प्राधिकरण के सदस्यों का समर्थन करना जरूरी है। राज्य प्राधिकरण की परामर्शकारी समिति। ठीक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने कार्यों में सहायता प्राप्त करने हेतु विशेषज्ञों से युक्त परामर्शकारी समिति का गठन करेगी। अब देखिए जो समिति होगी, देखिए राज्य कार्यकारी समिति। राज्य कार्यकारी समिति अधिनियम की धारा 20 राज्य कार्यकारी समिति का प्रावधान करती है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: राज्य का मुख्य सचिव जो कि पदेन अध्यक्ष होगा, राज्य सरकार के किन्हीं 4 विभागों के सचिव पदेन सदस्य होंगे जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। धारा 21 राज्य कार्यकारी समिति को एक या अधिक उप समितियों के गठन का अधिकार प्रदान करती है। उप समितियों के अध्यक्ष राज्य के कार्यकारी समिति के सदस्य ही होंगे, उन सदस्यों में से ही होंगे। राज्य योजना। अब देखिए राज्य योजना क्या है। अधिनियम की धारा 23 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक राज्य में एक आपदा प्रबंधन राज्य योजना होगी जो कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, जनप्रतिनिधियों से परामर्श करके निर्मित की जाएगी तथा इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तो जो भी ये योजना होगी आप राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने पर ही लागू होगा।
अब देखिए नेक्स्ट है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक, अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी। ठीक, और इसमें निम्नलिखित चीजें सम्मिलित की जाएंगी। जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त, यह पदेन अध्यक्ष होगा। जिला कलेक्टर जो होगा वह पदेन अध्यक्ष होगा। स्थानीय प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकरण मतलब पंचायती राज या नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाएं से चयनित संविधान की छठी सूची के अंतर्गत गठित संस्थागत जिले की परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य को सह अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक, वह पदेन सह अध्यक्ष होगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य होगा। पुलिस अधीक्षक वो भी पदेन सदस्य होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये भी पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 2 जिला स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार नियुक्त करेगी उसे। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और उसमें स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, जल एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन समिति मुख्यतः निर्णय लेने का काम करती है और आपदा प्रबंधन दलों की सहायता करती है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, इसके बारे में आप खूब सुने होंगे। राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल NDRF। ठीक, आपदा अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया है। इसका सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। NDRF के प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों के दायरे के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन कार्यरत हैं। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली स्थित यह संस्थान अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण, अनुसंधान, राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं के प्रलेखन और विकास सहित क्षमता विकास की अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। आपदा प्रबंधन अनुप्रयोग हेतु जो उपग्रह हैं वो यहां दिए गए हैं। देखिए जैसे इनसेट 3DR जो कि प्रक्षेपण किया गया था 8 सितंबर 2016 को। इससे किया गया था GSLV F-05 से और इसका कार्य क्या है, मौसम, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। इनसेट 3D ये प्रक्षेपित किया गया था 16 जुलाई 2013 को एरियन 5VA-214 द्वारा। मौसम एवं पर्यावरण आपदा प्रबंधन प्रणाली में इसमें काम लिया जाता है इस उपग्रह के माध्यम से। अब देखिए भारत में आपदा राहत का वित्तीय प्रबंधन। ठीक, तो भारत में आपदा राहत का वित्तीय पोषण संघीय आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहली बार राहत व्यय का वित्त पोषण छठे वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल किया गया है था। ठीक, तो छठा वित्त आयोग ही अब इसको आपदा से संबंधित जो वित्तीय प्रबंधन है उसको शामिल किया गया छठे वित्त आयोग के अंतर्गत। अब देखिए आपदा राहत कोष डिजास्टर रिलीफ फंड। वर्तमान में आपदा राहत कोष 11वें वित्त आयोग
की सिफारिशों पर आधारित है। इसका इस्तेमाल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, कीटों के आक्रमण से प्रभावित लोगों को तत्काल मुहैया कराने के लिए किया जाता है। तो आपदा राहत कोष का इस्तेमाल इन जैसे चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़, सुनामी, बादल फटना, भूस्खलन, ओलावृष्टि, कीटों के आक्रमण से जो प्रभावित जनमानस है उनकी सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। कोष की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देखिए, यह कोष राज्य के राज्य के लोक खाते के अंतर्गत आता है। कोष का 75% केंद्र द्वारा और 25% संबंधित राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस कोष को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रबंधन के राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। कोष में शेष खर्च न की गई राशि समय समय पर निवेश की जाती है और उस पर अर्जित ब्याज राहत कोष में जमा कराया जाता है। भाई निवेश किया गया तो जो उस पर ब्याज मिला उसको राहत कोष में जमा कराया जाता है। गृह मंत्रालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों पर नजर रखने वाली शीर्ष मंत्रालय है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कार्यवाही निधि गृह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित व्यापक रूपरेखा के तहत कार्यरत इस निधि में मूल रूप से संचित निधि 500 करोड़ रुपए रखी गई है और इसे प्राप्त कहां से किया जाता है? सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू के अन्य उत्पाद एवं सेलुलर फोनों पर लगे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के जरिए इसे बनाया गया। इस 500 करोड़ रुपए की पूल को इसे उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें कृषि मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। तो जो इस 500 करोड़ को प्रबंधित करता है उस समिति में कृषि मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से प्राप्त सहायता केवल तात्कालिक राहत और पुनर्वास के लिए होता है, ठीक, तथा इसे परिसंपत्तियों के निर्माण या क्षतिग्रस्त अवसंरचना के निर्माण के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग परिसंपत्ति के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता। 13वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न आपदा राहत कोषों का संबंधित राज्यों के राज्य आपदा कोष में और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष का राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में विलय कर दिया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? 13वें वित्त आयोग ने कहा है, ठीक। राज्य आपदा कोष के अंशदान को सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होगा 75-25 के अनुपात में, और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए जो केंद्र राज्य का हिस्सा होगा वो 90-10, यानी इस पूल में 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए। प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में प्रधानमंत्री राहत कोष स्थापित किया। इस कोष के संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि प्रमुख दुर्घटनाओं, दंगों के पीड़ित लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी बाढ़, चक्रवात, भूकंप के साथ साथ कुछ प्रमुख दुर्घटना, दंगा में पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर में सहायता दी जाती है इस कोष के द्वारा। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है, ठीक। कोष की धनराशि बैंक में नियमित जमा खाते में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से ही वितरित किया जाता है, यानी दिया जाता है, बांटा जाता है। अब देखिए,
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत किया गया। इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक, यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की सहायता करता है, बशर्ते एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो। अगर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगा स्टेट के पास तो क्यों देगा। ध्यान देने की बात यह है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक एनडीआरएफ के खातों को ऑडिट करता है। ठीक, अब देखिए पीएम केयर्स फंड, इस पे बहुत चर्चा हुई। पीएम केयर्स फंड, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष अर्थात पीएम केयर्स फंड की स्थापना की। ठीक, इससे निपटने के लिए कोविड से। पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल किए जाते हैं। कोष में राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी जितना पैसा जमा करना है जमा कर दो, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होंगे। कोई 1 लाख दे रहा, 2 लाख दे रहा, 10 लाख दे रहा, 10 रुपया दे रहा, दे जमा करो। यह कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत और नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। ठीक, पीएम केयर्स फंड। अब देखिए आपदाओं के नियंत्रण हेतु प्रमुख नोडल जो एजेंसी है वो कौन कौन सी है। प्राकृतिक आपदा इधर है और इधर यहां आपदाएं हैं, इधर आपदा है और ये नोडल एजेंसी है। अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए नोडल एजेंसी है गृह मंत्रालय। भूकंप सुनामी आती है, ये सभी प्राकृतिक आपदा के लिए गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है। लेकिन भूकंप और सुनामी आती है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बाढ़ आता है तो जल संसाधन मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा। सूखा आता है तो कृषि मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा। अगर रासायनिक आपदाएं होती हैं, रासायनिक आपदा होती है, ठीक, जैसे स्टारिन गैस रिसा हुआ था तो गृह मंत्रालय। सर्वव्यापी महामारी आती है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी होगा। अब देखिए आपदा नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किया गया है वो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण दशक घोषित किया गया था। 1990 के दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण दशक घोषित किया गया। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन, नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन। जापान के याकोहामा में 1994 में सुरक्षित विश्व के लिए याकोहामा कार्यनीति एवं कार्य योजना बनाई गई थी। ठीक, 1994 में। नेक्स्ट है ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। जापान की ह्योगो में 2005 में आयोजित विश्व आपदा जोखिम सम्मेलन के दौरान आपदाओं के प्रति राष्ट्र एवं समुदाय को प्रतिरोधक बनाने के लिए वर्ष 2005 से 15 के लिए ह्योगो फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी। इसे 168 देशों ने स्वीकार किया। ठीक, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के लिए है ये। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 से क्रियान्वयन हेतु ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 से 15 के उत्तरवर्ती दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है पेरिस जलवायु सम्मेलन। 2015 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता
फ्रांस के शहर पेरिस में स्वीकार किया गया। इस समझौते में आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण, कार्रवाई और समर्थन हेतु 8 विशेष क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन तत्परता, मंद प्रारंभिक घटनाएं, व्यापक जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन, जोखिम बीमा की सुविधा, गैर आर्थिक नुकसान की भरपाई, ऐसी घटनाएं जो अपरिवर्तनीय हैं और जिनसे स्थायी नुकसान और क्षति होती है वो। नेक्स्ट 8वां है समुदायों की आजीविका और पारिस्थितिक तंत्र में प्रतिरोधक क्षमता के विकास पर बल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान मंच। इस संगठन का गठन 2005 में जापान के कोबे में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिएक्शन के दौरान किया गया। ठीक, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन के दौरान किया गया। प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रारंभ वर्ष 2009 में हुआ। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर 1990-2000 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया। 1990 से 2000 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया। सभी प्रकार की आपदाओं के जोखिम की दृष्टि से कोलकाता विश्व का 7वां सबसे बड़ा जोखिम वाला शहर है। ठीक, आपदा जोखिम के संदर्भ में कोलकाता भले ही 7वें स्थान पर हो, परंतु नदियों द्वारा उत्पन्न होने वाली बाढ़ के संदर्भ में इसकी स्थिति और भी अधिक गंभीर है और वह विश्व के प्रमुख शहरों में, और यह कोलकाता विश्व के प्रमुख शहरों में 5वें स्थान पर है नदियों से बाढ़ की स्थिति के मामले में। ठीक, तो ये रहा आपदा प्रबंधन का टॉपिक। अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।